गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रॉम एन एलिजी रिटिन इन आ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि थॉमस ग्रे की पोएम है, इसका अध्ययन करेंगे। थॉमस ग्रे, जो कि इंग्लैंड के कवि हैं, लंदन में 1716 में इनका जन्म हुआ था। ये एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने रोमांटिक और क्लासिकल दोनों एजेस को देखा है। इनको ट्रांजिशनल पोइट भी कहा जाता है। इस कविता में, जिसका की टाइटल है फ्रॉम एन एलिजी, इसके टाइटल में फ्रॉम शब्द जुड़ा है क्योंकि ये जो आपकी पोएम है ये एन एलिजी रिटन इन आ कंट्री चर्चयार्ड से अवतरित है। द एलिजी एक बहुत ही फेमस अंग्रेजी साहित्य की विधा है। एलिजी ऐसी कविता को कहते हैं जो कि ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर लिखी जाती है जिनकी डेथ हो चुकी होती है, अर्थात मृतक व्यक्ति या व्यक्तियों पर लिखी हुई कविता एलिजी कहलाती है। यह जो कविता है यह एक शोक गीत है। एलिजी का मीन्स होता है शोक गीत। तो यह कविता एक शोक गीत है उन गांव के गरीब किसानों के पूर्वजों पर जो कि अशिक्षा, गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाए, जिनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर किसी ने दुख नहीं मनाया, किसी ने शोक गीत नहीं गाए, कोई रोया नहीं। ऐसे व्यक्तियों पर लिखी हुई कविता है। कवि थॉमस ग्रे शाम के समय गांव के कब्रिस्तान में पहुंचा। वहां उसने बहुत सारी कब्रों को देखा। कब्रें अलग अलग प्रकार की थी, जिनको देखकर कवि का मन अत्यंत व्यथित हुआ और उसने वहीं कब्रिस्तान में बैठकर, कुछ आलोचक कहते हैं खड़े होकर, इस कविता की रचना की। यह जो कविता है इसमें केवल 5 स्टेंजा रखे गए हैं। पहले स्टेंजा में कवि समय का वर्णन करता है जब वह कब्रिस्तान में खड़ा है। कवि कहता है पहले स्टेंजा में, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू होता है चर्च की घंटी। शाम के समय, संध्या के समय चर्च में जो घंटी बजाई जाती है उसको कर्फ्यू बोलते हैं। तो द कर्फ्यू टोल्स, टोल्स का मतलब होता है रिंग्स, बजती है। चर्च की घंटी बजती है। द नेल, नेल मीन्स होता है ध्वनि, साउंड, आवाज। और जो आवाज है वो संकेत करती है, इंगित करती है पार्टिंग डे का। पार्टिंग डे से मतलब है डाइंग ऑफ द डे, अर्थात दिन की समाप्ति। कवि कहता है कि जब वो कब्रिस्तान में खड़ा है उसे
चर्च की घंटी सुनाई देती है, गिरजाघर की घंटी सुनाई देती है, जिसकी आवाज़ ये संकेत दिलाती है कि दिन समाप्त होने को है या रात्रि होने वाली है। द लोइंग हार्ट बिंड स्लोली ओवर द ली। लोइंग होता है रमाते हुए, हर्ड मीन्स होता है पशुओं का झुंड, बिंड मीन्स जाता है, गो, स्लोली धीरे धीरे, ओवर से होकर, द ली मीन्स चरागाह, घास का मैदान, ग्रास लैंड। लोइंग रमाते हुए, कॉलिंग, हर्ड पशुओं का झुंड, बिंड मूव स्लोली धीरे धीरे चलता है, ओवर द ली घास के मैदान से। यानी कभी जब कब्रिस्तान में खड़ा है, एक्चुअली में 8 बजे थे, लेकिन कभी ने कहीं वर्णन नहीं किया, बल्कि उसने 4 चीज़ों के द्वारा ये बताया कि अब शाम हो गई है, दिन चला गया। पहली लाइन में कवि बोलता है कि चर्च की घंटी बजती है, जो संकेत करती है कि दिन समाप्त होने को है। द लोइंग हार्ट बिंड स्लोली ओवर द ली। रमाते हुए पशुओं का झुंड चरागाह से जाता है। फिलोमेन होमवर्ड फ्लोस हिज वियरी वे। फिलोमेन होता है फार्मर, किसान, हल चलाने वाला, अर्थात फार्मर। होमवर्ड, होमवर्ड्स होता है घर की ओर, टूवर्ड्स देयर होम्स, और टूवर्ड्स हिज होम अपने घर की ओर। फ्लोट्स, फ्लोट्स होता है वॉक, जाता है, चलता है। बियरी बे, बियरी बे से मतलब होता है थका हुआ रास्ता। आपको पता है रास्ते कभी नहीं थकते, रास्तों पर चलने वाला व्यक्ति थकता है। अर्थात बियरी बे से मतलब है बीइंग टायर्ड, थक करके या थका हुआ। थका हुआ किसान अपने घर की ओर जाता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड, लीव से मतलब यहाँ पर है के सिवाय, को छोड़कर। द वर्ल्ड दुनिया में, डार्कनेस अंधेरे को, एंड टू मी और मेरे, अंधेरे और मेरे सिवाय दुनिया का कोई भी व्यक्ति अब कब्रिस्तान में नहीं है। अर्थात सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं, अब केवल कवि और उसके साथ अंधेरा मौजूद है। यहाँ पर कवि ने डार्कनेस, अंधेरे को भी पर्सोनिफाइड कर दिया है, उसको एक व्यक्ति बना दिया। ये साहब अब कब्रिस्तान में कोई नहीं रहा, केवल मैं हूँ और मेरा साथी अंधेरा है। एक बार जल्दी से फिर देख लेते हैं। चर्च की घंटी बजती है और जो संकेत करती है कि दिन समाप्त होने को है या रात आने वाली है। रमाते हुए पशुओं का झुंड धीरे धीरे चरागाह से जाता है। हल चलाने वाला अर्थात किसान थका हुआ होकर, थक करके अपने घर की ओर जाता है। अब अंधेरे और मेरे सिवाय संसार का कोई भी व्यक्ति कब्रिस्तान में नहीं है। कब्रिस्तान में अंधेरे और कवि के सिवाय अब कोई नहीं है। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। यहाँ से नीचे के स्टेंजा हटा लिए गए हैं। अगले स्टेंजा में वो कब्रों का वर्णन करता है कि कब्रिस्तान में उसे कब्रें कैसी दिखाई देती हैं। एक चित्र सा बनाया है कवि ने। अगर हम इस स्टेंजा को ध्यान से देखें, सोचें, तो हमारे मन में भी एक चित्र बनता है। इस तरह का दृश्य रहा होगा जो कि कवि ने देखा था। थोड़ा सा जटिल स्टेंजा है, बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिएगा, कब्रों का वर्णन है
कि कब्र किस प्रकार की हैं, कैसी दिख रही हैं, उसको देखिएगा। Beneath those rugged elms and yew trees sat। beneath होता है नीचे, those होता है उन, rugged होता है खुरदरे, elms होता है देवदारू का वृक्ष, that yew tree sat जो कि yew tree की, yew होता है सदाबहार पेड़ और shade मीन्स होता है छाया। कवि कहता है कि इल्म देवदारू के वृक्ष की छाया के नीचे जो सदाबहार वृक्ष हैं, देवदारू के वृक्ष हैं, यानी इल्म्स के बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, उनके नीचे सदाबहार वृक्ष हैं, और सदाबहार वृक्षों की जो छाया है, उस छाया के नीचे हीव्स द टर्फ। हीव्स होता है राइजेस, उठती है, टर्फ का मतलब है सूखी घास, उठती है मतलब उगी हुई है। कवि ने बताया कि खुरदरे तना वाले देवदारू के वृक्ष खड़े हैं, उन देवदारू के वृक्ष के नीचे सदाबहार पेड़ हैं, उन सदाबहार पेड़ की छाया के नीचे सूखी हुई घास एकत्र है। मैनी मोल्डरिंग हीप, मोल्डरिंग का मतलब होता है मिट्टी झरते हुए, हीप मीन्स होता है ढेर, मिट्टी झरते हुए ढेर हैं। कवि ने बताया कि इल्म्स और यू के पेड़ खड़े हैं, और इन पेड़ों की जो छाया है, उस छाया के नीचे सूखी हुई घास का ढेर है, जो कि झरती हुई मिट्टी के घास के जैसा लगता है। उस सूखी हुई घास के नीचे जो मिट्टी का टीला है, जिसमें मिट्टी झरती हुई दिखाई देती है, उसी टीले के नीचे ईच इन इज नैरो सेल। नैरो होता है सकरी, कम चौड़ी, सेल होता है कोठरी। यहाँ पर सेल का मतलब है कब्र, स्मॉल ग्रेव, छोटी सी कब्र है। फॉर एवर लेट, जिसमें हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। र्यूड फॉर फादर, र्यूड से मतलब होता है असिस्ट, असिस्ट का मतलब यहाँ पर इलिटरेट से है, कम पढ़े लिखे या अशिक्षित। फोर फादर्स, फोर फादर होता है पूर्वज ऑफ द हेमलेट, हेमलेट होता है गांव के, स्लीप में सोए हुए हैं। कवि ने बताया कि वो मिट्टी के ढेर, जिनमें मिट्टी झरती हुई दिखाई देती है, उनके अंदर सकरी सी कब्र है, जिसमें गरीब किसानों के पूर्वज, गांव के किसानों के पूर्वज हमेशा हमेशा के लिए सोए हुए हैं। जटिल स्टेंजा है, एक बार फिर इसको हम लोग देखते हैं। कवि कहता है कि उन खुरदरे तना वाले, एलम्स अर्थात देवदारू, यू अर्थात सदाबहार वृक्ष की छाया के नीचे सूखी हुई घास है, उस घास के नीचे झड़ती हुई मिट्टी का ढेर है, जिस मिट्टी के ढेर के अंदर सकरी सी कब्र है, जिसमें गरीब किसानों के पूर्वज
हमेशा हमेशा के लिए सोए हुए हैं। अर्थात कवि ने एक चित्र बनाया, बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं एलम्स के अर्थात देवदारू के, उसके नीचे छोटे छोटे वृक्ष हैं सदाबहार पेड़, उन पेड़ों के नीचे सूखी घास है और जो सूखी हुई घास है वो झरते हुए मिट्टी के टीलों के ऊपर है। वो मिट्टी के टीले नहीं हैं बल्कि उन टीलों के अंदर कब्रें हैं और उन कब्रों में गरीब किसानों के पूर्वज हमेशा हमेशा के लिए सोए हुए हैं। आज हम लोग अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे के लिए अगला वीडियो आएगा तब आप उसको पढ़ पाएंगे।